अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस, मैं हूं हनीफ और लोग टेक और हनीफ CNI। तो 13वीं सेंचुरी में उस्मानियन सल्तनत शुरू हुई। 13वीं सेंचुरी में एक सीरीज ऑफ ट्रेड जिन्हें गाज़ा के नाम से जाना जाता था, वो लोग तफ़ीत ऑफ इस्लाम के लिए लड़ते थे। वो फॉलो करते थे उस्मान को। उस्मान अरतुगरुल गाज़ी का बेटा था। अरतुगरुल गाज़ी ने एक सोगट में एक ऐसा पावरफुल बेस बनाने में कामयाब हुआ जो उस टाइम पर कोई भी तोड़ नहीं सकता था। फिर ये जो टर्किक वॉरियर्स है, इनकी पहली वॉर थी अगेंस्ट द शिंकिंग क्रिश्चियन बाइजेंटाइन स्टेट के खिलाफ थी और ये लोग उसे जीतने भी लगे। फिर सबसे बड़ा फ़र्क पता है यहीं पे शुरू होता है। सबसे बड़ा फ़र्क उस ओटोमन एम्पायर और बाकी मुसलमान एम्पायर्स में बस यही सबसे बड़ा फ़र्क था कि वो लोग जो बाकी मुस्लिम एम्पायर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप में लड़ते थे, पर जो ओटोमन एम्पायर था वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर दूसरी तरफ जाने लगा। वो मुसलमानों को छोड़कर वेस्ट यूरोप की तरफ बढ़ने लगा। उसे आहिस्ता आहिस्ता कर उसने भी हासिल कर लिया, उसे फतह कर लिया, उसे हासिल कर लिया। फिर उसने ओटोमन एम्पायर के उस्मानियन सल्तनत के एक बादशाह सुल्तान अहमद फ़तेही ने कॉन्स्टेंटिनो को भी हासिल कर लिया। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस में पहले फरमाया था कि एक टाइम आएगा, एक दौर आएगा जब मुसलमान इसे फतह करेंगे। और इस फतह को लेकर मुसलमान बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने ज़ोरों शोरों से अपना सेलिब्रेशन किया था। और इस्तांबुल के हासिल करने के बाद, इस्तांबुल को फतह करने के 50 ईयर्स के बाद सुल्तान सलीम ने अपना फोकस यूरोप से हटाकर यूरोप से निकाल इजिप्ट की तरफ बढ़ाया था। इजिप्ट को डिस्ट्रॉय कर उसे हासिल एंड सिर्फ और सिर्फ एक साल में ही उसने अपनी सल्तनत का साइज डबल कर दिया। और फिर सुल्तान सलीम ने अपने उस टाइम के खिलाफिया मुतवक्किल को अपने वापस इस्तांबुल बुलाया। इस्तांबुल बुलाकर ये पहला बार था, ये पूरी हिस्ट्री में पहली बार थी जहाँ पर रूलिंग ट्रांसफ़र हुई फ्रॉम अरब्स टू टर्किश। फिर यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारक और कई सारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के कई सारे चीज़ को सेफली लाकर रखा गया। जब ये उस्मानियन सल्तनत जाकर उस्मानियन खिलाफत बन गई तो दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन द होल वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे सुपर पावर था। वो टाइम पे इसके सामने कोई भी आकर ठहर नहीं सकता था। कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री उस्मानियन खिलाफत के सामने ठहर नहीं सकता था। पर पॉइंट शुरू यही होती है, जब उस्मानियन सल्तनत, उस्मानियन खिलाफत अपने पीक पर थी, उसी टाइम पर उसका डाउनफॉल शुरू। वो यूरोप जिसका उस्मानियन सल्तनत, उस्मानियन खिलाफत के सामने कोई अहसियत नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी, वहाँ पे रेवोल्यूशन शुरू हो गया था। उस रेवोल्यूशन के दौरान एक आदमी कोलंबस ने इंडिया को डिस्कवर करने के ज़रिए सी रूट डिस्कवर कर दिया। उस सी रूट को लेकर ब्रिटेन ने, यूरोपियंस ने अपना सामान दूसरी जगह लाकर बेचना शुरू किया। वहाँ पर जाकर उन्होंने उनका सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो गया। और मुसलमानों ने तब सबकी उस्मानियन खिलाफत ने इसे उतना गौर नहीं किया, इससे उतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी। और सबसे बड़ा उस्मानियन सल्तनत को लॉस यहीं पर हुआ कि जब यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुआ, तब उस्मानियन खिलाफत ने यूरोप पे अंडर एस्टिमेट किया, उसे ज़्यादा फोकस नहीं किया। तब वहाँ पर शुरू हुआ डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। उससे पहले सारी बुक्स को हाथ से लिखा जाता था, पर जब प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया गया, जब सारे घरों में बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दे गए, बुक्स का सर्कुलेशन बहुत बढ़ गया था। और इसी तरह उन्होंने अपना नॉलेज में भी इंक्रीजमेंट किया, नॉलेज को भी डेवलप किया। तो उन्होंने सी रूट के ज़रिए इनकम को डेवलप किया एंड बुक्स के ज़रिए नॉलेज डेवलप किया। इसी तरह पर उस्मानियन खिलाफत ने इसे उतना ज़्यादा फोकस में लिया ही नहीं। इस तरह यूरोप नॉलेज में उस्मानियन खिलाफत से बहुत आगे निकल गया था। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद
عثمانین خلیفت کے ورلڈ وار 1 کے بعد عثمانین خلافت کا سب سے بڑا ایلیز جرمنی کے ہارنے کے بعد عثمانین خلافت پوری طرح سے ٹوٹنے لگی. پھر عربس نے بھی یوروپینز کے ساتھ مل کر عثمانین خلافت کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی. یہاں پر شروع ہوتا ہے the collapsing of Ottoman Empire and the construction of British Empire. آج کے لیے اتنا ہی تھا Part 1. Next, Part 2 will be coming soon. Till then, subscribe. And then, this is Hanif signing off.